जंगल क्रूज। ये कहानी शुरू होती है आज से कई 100 साल पहले, यानी कि सन 1556 में, जहां पर डॉन नाम के एक स्पेनिश आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ साउथ अफ्रीका के जंगल में लैग्रिमस डी क्रिस्टल नाम के पेड़ को ढूंढ रहा है, क्योंकि इसका जो फूल है वो किसी भी तरह की बीमारी को, किसी भी तरह की इंजरी को या किसी भी तरह के श्राप को हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है। डॉन से पहले भी कई लोग इस फूल को, इस पेड़ को ढूंढने के लिए इस जंगल में आए, लेकिन सारे के सारे मारे गए। और अब डॉन और उसके साथियों में इस जंगल के पेड़ हमला कर देते हैं, इन सबको अपने कब्जे में ले लेते हैं। और जब वो मरने वाले होते हैं कि यहाँ के कबीले वाले लोग यहाँ पर आते हैं, डॉन उनसे मदद मांगता है और वो उसकी मदद करते हैं। इसके बाद डॉन और उसके सभी साथियों को लैग्रिमस डी क्रिस्टल पेड़ के फूल से ये लोग क्योर कर देते हैं, यानी कि उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है। डॉन को ये बात पता चल जाती है कि इन्हें उस पेड़ की लोकेशन का पता है, इसीलिए डॉन उनसे इस फूल का, इस पेड़ का पता पूछता है, लेकिन कबीले वाले साफ साफ मना कर देते हैं। दरअसल कबीले के सरदार के गले में एक की होती है जो डॉन उससे मांगता है, जो उस पेड़ तक पहुंचने की है। पर कबीले का सरदार जब मना कर देता है तो डॉन अपने साथियों के साथ मिलकर सभी लोगों को मार देता है, इनके पूरे कबीले को जला देता है। पर कबीले का सरदार उसे श्राप देता है कि तुम हमेशा इसी जंगल में भटकते रहोगे, कभी भी उस पेड़ के फूल तक नहीं पहुंच पाओगे, और गलती से भी अगर तुमने इस जगह से बाहर निकलने के लिए नदी पार की तो तुम सब के सब पत्थर के बन जाओगे। इस घटना के कई 100 साल बाद, यानी कि सन 1916 में लंदन में डॉक्टर लिली को दिखाया जाता है, जिसके साथ उसका भाई भी होता है जो उसका असिस्टेंट भी है। वो इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी के सामने लैग्रिमस डी क्रिस्टल के बारे में बताते हैं, जिसे ये टीयर्स ऑफ द मून कहते हैं। ये कहते हैं कि उस पेड़ के फूल से किसी भी बीमारी को, किसी भी इंजरी को या किसी भी कर्ज को ठीक किया जा सकता है। हम ब्रिटिश वॉर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले ब्रिटिश सरकार को तीर के आगे का एक सिरा मिला होता है, और ये वही चाबी होती है जो सन 1556 में डॉन कबीले के सरदार से हासिल करना चाहता था, जो उसके गले में थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरह की किसी भी चाबी और किसी भी फूल पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि टीयर्स ऑफ द मून सिर्फ एक कहानी है, इसीलिए वो लिली और उसके भाई को तीर के आगे का वो सिरा, वो चाबी देने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन लिली किसी भी तरह से उस फूल तक पहुंचना चाहती है, इसीलिए वो यहाँ से चाबी चुराकर भाग जाती है, जिससे प्रिंस को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि प्रिंस भी उस फूल को, यानी कि टीयर्स ऑफ द मून को हासिल करना चाहता है, और वो किसी भी कीमत पर अब लिली को पकड़ना चाहता है। लिली अपने भाई के साथ एक पुराना मैप लेकर और उस चाबी को लेकर उस जगह पहुंच जाती है जहां से उसे अपने आगे का सफर तय करना है। वो वहां पर एक गाइड से मिलते हैं जिसका नाम फ्रैंक होता है, और जब वो फ्रैंक को उन जंगलों में जाने के लिए कहती है तो फ्रैंक साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जंगल बहुत ही खतरनाक होते हैं। और जैसे फ्रैंक लिली के गले में चाबी को देखता है, वो फौरन मान जाता है, क्योंकि उसे भी इस चाबी के बारे में पता होता है। और अब जब ये यहाँ से निकल रहे होते हैं तभी इंग्लैंड का प्रिंस इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक की चालाकी और उसकी बहादुरी से फ्रैंक, लिली और लिली का भाई तीनों यहाँ से शिप से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन प्रिंस इतनी जल्दी से हार मानने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी तरह से वो लिली के गले में जो चाबी है उसे हासिल करके टीयर्स ऑफ द मून को हासिल करना चाहता है, ताकि उसकी शक्तियां और भी बढ़ जाए। इसीलिए प्रिंस अपने आदमियों के साथ नदी के उस किनारे तक पहुंच जाता है जिसके दूसरी तरफ वो जंगल शुरू होता है। यहाँ जमीन के नीचे एक बहुत गहरी गुफा होती है। प्रिंस अपने आदमियों के साथ जमीन के नीचे जाता है और वो वहां पर देखता है कि डॉन और उसके सभी साथी यहाँ पर पत्थर के बन चुके हैं, क्योंकि आज से कई 100 साल पहले जब डॉन और उसके साथियों ने कबीले वालों को मार दिया था तो कबीले के सरदार ने उसे श्राप दिया था कि अगर वो नदी पार करने की कोशिश करेंगे तो सब के सब पत्थर के बन जाएंगे। और ये बात प्रिंस को भी पता होती है। प्रिंस के दिमाग में अब एक आइडिया आता है। वो जानता है कि सब के सब श्राप की वजह से, नदी पार करने की वजह से पत्थर के बने हैं। इसीलिए वो डॉन की मूर्ति के ऊपर नदी का कुछ पानी छिड़कता है, जिससे उसकी मूर्ति में हलचल होती है, और तभी तो भयानक सांप निकलते हैं। प्रिंस डॉन से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे वो की चाहिए जो इस वक्त लिली के पास है, जो टीयर्स ऑफ द मून की है। एक बार मुझे वो की मिल जाए, इसके बाद मैं टीयर्स ऑफ द मून को हासिल कर लूंगा और तुम्हारे ऊपर जो श्राप है तुम्हें भी उस श्राप से मुक्त कर दूंगा। डॉन अपने सांप के जरिए हाँ में जवाब देता है
और इसके बाद प्रिंस इन सब के ऊपर पानी डालकर इन्हें आजाद कर देता है और ये सब के सब लिली की तरफ बढ़ चलते हैं। वहीं शिप में लिली को दिखाया जाता है जो फ्रैंक के सीक्रेट रूम तक पहुंच जाती है, जहां पर फ्रैंक ने बहुत सारे नोट्स बनाए होते हैं और इसमें उसने एक पिक्चर बार बार ड्रॉ की होती है और ये पिक्चर होती है टीयर्स ऑफ द मून की, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि फ्रैंक भी टीयर्स ऑफ द मून के पीछे है। वो उन्हें गाइड नहीं कर रहा बल्कि उनके जरिए वो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंचना चाहता है। अब यहाँ पर फ्रैंक भी आ जाता है। फ्रैंक कहता है कि अब मैं इसे नहीं ढूंढ रहा, मैं कई सालों तक इसे ढूंढता रहा लेकिन मुझे ये नहीं मिला। लेकिन लिली उसे कहती है कि अब हम उसे हासिल कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास टीयर्स ऑफ द मून की चाबी है। पर इससे पहले कि ये आगे कुछ बात करते, इन्हें बहुत सारे यहाँ के जंगली लोग घेर लेते हैं और वो लिली को बांध देते हैं। पर फ्रैंक को उनकी भाषा आती है। फ्रैंक उनकी भाषा में उनसे बात करता है। लिली पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। फ्रैंक कहता है कि मैंने कह रहा हूं कि तुम मुझे पकड़ लो और लिली को और उसके भाई को छोड़ दो, इनका कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हमें चाबी चाहिए तभी हम तुम्हें जाने देंगे। पर लिली चाबी किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। वो अपने बंधे हुए हाथों को खोलकर अब कबीले की सरदार पर हमला करने वाली होती है कि वो अपना मुखौटा हटाती है और बताती है कि फ्रैंक उन्हें पहले से जानता है, उसी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया था। लिली समझ जाती है कि फ्रैंक उसे धोखा दे रहा है, इसीलिए वो उसे एक थप्पड़ मारती है। अब यहाँ पर जो कबीले की लीडर होती है वो लिली के गले की चाबी के निशानों से उसे समझाती है कि किस तरह से वो टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंच सकती है। साथ ही ये भी बताती है कि ये फूल कुछ ही पलों के लिए खिलता है, वो भी उस रात को जब ब्लड मून निकलता है यानी कि ल्यूनर इक्लिप्स होता है। और अब लिली फैसला करती है कि वो आगे का सफर अकेले ही तय करेगी। फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी है, तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये रास्ते बहुत खतरनाक है। पर लिली अब तय कर चुकी है कि वो अकेली जाएगी। पर इससे पहले कि वो यहाँ से अकेली निकलती, यहाँ पर डॉन और उसके साथी आ चुके हैं जिन्हें प्रिंस ने लिली के पास भेजा है ताकि ये लोग लिली से टीयर्स ऑफ द मून की को हासिल कर सके। डॉन यहाँ पर बहुत ही खतरनाक दिख रहा होता है। अब वो आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक तरह का ज़ॉम्बी है और उसके साथी भी वैसे ही होते हैं। अब इस सब के सब लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं लेकिन फ्रैंक लिली की मदद करता है। वो एक रस्सी के सहारे उसे पेड़ पर ले जाता है जहाँ पर डॉन के साथी इन पर हमला करते हैं। लेकिन फ्रैंक बड़ी बहादुरी से सबका सामना करता है। पर किसी तरह से डॉन का एक साथी लिली के गले से चाबी को निकाल लेता है और डॉन को दे देता है। इसके बाद फ्रैंक डॉन के पास जाता है और डॉन और फ्रैंक के बीच में घमासान लड़ाई होती है। चाबी इस वक्त डॉन के सांप के मुंह में होती है। फ्रैंक किसी तरह से उसके सांप को पकड़कर उससे चाबी हासिल कर लेता है। पर तभी डॉन अपनी तलवार से फ्रैंक के दिल में वार कर देता है। वो ऊपर से जब नीचे गिर रहा होता है तो चाबी को वो लिली की तरफ फेंकता है। लिली चाबी पकड़ लेती है लेकिन उसे डॉन की मौत का बहुत दुख होता है क्योंकि डॉन की जान इन्हीं की मदद करने की वजह से गई होती है। अब यहाँ पर जो कबीले की सरदार होती है वो लिली को कहती है कि तुम नदी के उस पार चली जाओ, वहां पर कोई भी तुम तक नहीं आएगा। लिली अब नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाती है और अगली सुबह वो देखती है कि नदी के किनारे किसी की डेड बॉडी है और जब वो ध्यान से देखती है तो ये फ्रैंक होता है लेकिन अभी भी वो जिंदा है। लिली उसे उठाती है तो देखती है कि फ्रैंक बिल्कुल ठीक है और अब फ्रैंक अपने बारे में लिली को सब कुछ सच बताता है। फ्रैंक बताता है कि मैं भी श्रापित हूँ और 400 सालों से जिंदा हूँ। दरअसल 400 साल पहले मैं डॉन की टीम के साथ यहाँ पर आया था। डॉन की बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, इसीलिए हमें टीयर्स ऑफ द मून की ज़रूरत थी। लेकिन जब हमने कबीले वालों को मारा, उन्होंने हमें श्राप दिया, तो सब के सब नदी के उस पार चले गए और पत्थर के बन गए। लेकिन मैं पत्थर का नहीं बन पाया क्योंकि मैं नदी के उस पार कभी गया ही नहीं। मैं हमेशा नदी के इसी तरफ रहा। मैंने कबीले को दोबारा बसाया और खुद एक टूर गाइड बन गया। और अब लिली और फ्रैंक फैसला करते हैं कि ये दोनों के दोनों टीयर्स ऑफ द मून को लेने के लिए जाएंगे। लिली अपने भाई को कबीले वालों के पास छोड़कर फ्रैंक के साथ आगे निकल जाती है। वहीं प्रिंस जो पागलों की तरह लिली को ढूंढ रहा होता है वो किसी तरह से लिली के भाई तक पहुंच जाता है जो कबीले वालों के साथ होता है और उसे अपनी जान बचाने के लिए ना चाहते हुए भी उसे बताना पड़ता है कि लिली और फ्रैंक किस तरफ गए हैं। वहीं फ्रैंक और लिली को दिखाया जाता है जो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें टीयर्स ऑफ द मून मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर कहीं भी इन्हें वो दरवाज़ा नहीं दिख रहा होता जिसकी चाबी लिली के गले में है। फ्रैंक पानी के नीचे जाता है और देखता है कि वो दरवाज़ा पानी के नीचे डूबा हुआ है। इसके बाद वो लिली को पानी के नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन लिली को पानी से डर लगता है। फ्रैंक उसे हौसला देता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों पानी के नीचे जाते हैं। लेकिन तभी लिली का पैर एक जगह पर लगता है जिससे वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाती है और जल्दी अगर वो ऊपर नहीं गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारी खतरनाक मछलियां आ जाती है और इससे पहले कि वो लिली पर हमला करती, फ्रैंक उनके आगे आ जाता है और इसी बीच लिली चाबी से दरवाजा खोल देती है। यहाँ पर जितना भी पानी होता है वो सब का सब नीचे समा जाता है। ये जगह पूरी तरह से सूख जाती है। और इससे पहले कि अंदर जाते यहाँ पर प्रिंस आ जाता है जिसके पास लिली का भाई भी होता है। वो उसके भाई के सिर पर गन पॉइंट करता है और लिली से कहता है कि मुझे चाबी दो। लिली को उसे चाबी देनी पड़ती है और अब इस सब के सब अंदर आ जाते हैं जहां पर वो विशाल पेड़ होता है जिस पर टीयर्स ऑफ द मून लगता है, यानी कि वो फ्लावर जिसके अंदर तिलिस्मी ताकतें हैं। लेकिन ये पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ होता है। प्रिंस कहता है कि हो ना हो इस चाबी को इस पेड़ पर कहीं लगाना होगा जिससे पेड़ दोबारा से हरा भरा हो जाएगा। वो ये बात फ्रैंक से पूछता है क्योंकि फ्रैंक पिछले 400 सालों से जिंदा है। फ्रैंक कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो एक फूल तुम्हें मुझे देना होगा क्योंकि मैं अपने श्राप को खत्म करके हमेशा के लिए मुक्त होना चाहता हूँ। ये सुनकर लिली को बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं फ्रैंक को पसंद करने लगी है। वो नहीं चाहती कि फ्रैंक की मृत्यु हो। अब फ्रैंक उस जगह को ढूंढने की कोशिश करता है जहां पर चाबी को लगाया जाना है, लेकिन उसे वो जगह नहीं मिलती और वो ये बात लिली से पूछता है। लिली कहती है कि अगर मैं बताऊंगी तो एक फूल मुझे भी देना होगा। प्रिंस कहता है कि फूल एक ही मिलेगा, ये तुम दोनों को तय करना होगा कि वो फूल कौन रखेगा। फ्रैंक लिली से कहता है कि फूल तुम रख लेना लेकिन मुझे आजाद कर देना, मैं 400 सालों से इस दुनिया में थक चुका हूँ। लिली कहती कि ठीक है, लेकिन अब लिली को भी वो जगह नहीं मिलती जहां पर चाबी को लगाना है और अगर जल्दी इन्होंने चाबी को सही जगह पर नहीं लगाया तो ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि ब्लड मून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसके बाद अगर इन्होंने चाबी लगाई भी तो इस पेड़ पर फूल कभी नहीं खिलेंगे। यहाँ पर अब लिली को वो बात याद आती है जो उसे कबीले की लीडर ने कही थी। उसने कहा था कि इस चाबी के अंदर सांप का दिल है और जब वो उस चाबी को तोड़ती है तो उसके अंदर से एक चमकदार नगीना निकलता है जो कि दिल की तरह होता है और वो उसे यहाँ पर बनी एक सांप की आकृति के दिल की जगह पर लगा देती है और जैसी वो ऐसा करती है पूरा का पूरा पेड़ चमकना शुरू हो जाता है। इस पर फूल भी खिल जाते हैं। ये देखकर प्रिंस बहुत खुश होता है। उसके मन में यही होता है कि वो सारे के सारे फूल लेकर यहाँ से निकल जाए, लेकिन तभी फ्रैंक उसके आदमियों पर हमला कर देता है और वहीं लिली को दिखाया जाता है जो रस्सी के सहारे पेड़ के ऊपर चली जाती है। पर अब ल्यूनर इक्लिप्स खत्म होने वाला है और जैसी वो फूल तक पहुंचती है ल्यूनर इक्लिप्स खत्म हो जाता है, पर वो फूल की एक पत्ती को तोड़ लेती है और अब वही फूल की एक पत्ती है जो इनके पास है। उसके पास प्रिंस आ जाता है। वो कहता है कि मुझे ये दे दो, लेकिन लिली उसे नीचे फेंक देती है जिसे फ्रैंक पकड़ लेता है। यहाँ पर डॉन और उसके साथी भी आ चुके हैं जो सब के सब ज़ॉम्बीज हैं। वो लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं, लेकिन तभी फ्रैंक उन्हें वो फूल की पत्ती दिखाता है जो देखकर डॉन और उसके सभी साथी उसके पीछे आने लगते हैं। फ्रैंक लिली के भाई को अपनी बोट से उतारकर खुद बोट लेकर यहाँ से निकल जाता है। वहीं प्रिंस को दिखाया जाता है जो इनके पीछे जाना चाहता है, लेकिन ऊपर से एक पत्थर गिरता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब लिली अपने भाई के पास जाती है जो उसे एक कपड़े का टुकड़ा देता है जो फ्रैंक ने उसे जाते समय दिया था और जब लिली उसे खोलती है तो उसके अंदर टीयर्स ऑफ द मून फ्लावर की पत्ती होती है, यानी कि फ्रैंक जिस फूल की पत्ती से अपने आप को आजाद कर सकता था, श्राप मुक्त हो सकता था, वो उसने लिली को दे दिया। वही फ्रैंक को दिखाया जाता है जिसके पीछे डॉन और उसके सभी साथी होते हैं और तभी फ्रैंक की बोट एक बहुत बड़ी चट्टान से टकराती है, जिसके टकराने के बाद फ्रैंक, डॉन और उसके सभी साथी पेड़ की उन लताओं से दोबारा से लिपटना शुरू हो जाते हैं जहां पर वो आज से कई 100 साल पहले फंसे थे, जो नदी के दूसरी पार का हिस्सा है जहां पर वो सब के सब पत्थर के बन गए थे और एक बार फिर से सब के सब पत्थर के बन जाते हैं। अब लिली अपने भाई के साथ इस जगह पहुंच जाती है और वो देखती है कि फ्रैंक भी पत्थर का बन चुका है। वो उसके चेहरे पर हाथ लगाती है लेकिन कोई भी हलचल नहीं होती और अब वो फूल जो उसके पास है, जिसे टीयर्स ऑफ द फ्लावर कहा जाता है, वो फ्रैंक के मुंह के अंदर रख देती है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता।
वो फूल अपने आप ही गायब हो जाता है। लिली और उसका भाई इस बात से उदास हो जाते हैं, वो यहाँ से जाने लगते हैं और तभी उन्हें फ्रैंक के चीते की आवाज़ आती है, जो कि फ्रैंक का पालतू चीता होता है। और जब वो पीछे देखते हैं तो वहाँ पर फ्रैंक एक बार फिर से पूरी तरह से ठीक हो गया। लिली उसे देखकर बहुत खुश होती है, वो उसके पास जाती है और देखती है कि फ्रैंक के शरीर से ब्लड निकल रहा है, जिसका मतलब ये है कि अब वो आम इंसान बन चुका है, वो श्राप मुक्त हो चुका है। और तब ये देखते हैं कि अभी भी पेड़ पर एक और फूल बचा हुआ है। दरअसल ब्लड मून की जो आखिरी रोशनी की चिंगारी यानी कि बीम होती है, वो उस जगह पर पड़ रही होती है। लिली उस फूल को तोड़ लेती है और अब ये सब के सब वापस इंग्लैंड आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद लिली उस फूल से बहुत सारी मेडिकेशन बनाती है, जिससे वो पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है। साथ ही अब वो इस नई दुनिया में यानी कि लंदन में वो फ्रैंक को इस दुनिया के तौर तरीके सिखा रही है कि किस तरह से इस एडवांस दुनिया में रहा जाता है। इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस फिल्म का बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी $220.9 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।